एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप खैर से होंगे। जी बेटा, प्रीवियस लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 40। लेक्चर नंबर 40 जो है उसमें हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा, मसल्स एंड मूवमेंट, या हम इस तरह से कह सकते हैं जैसे कि आपके यूनिक नोट्स में ये क्वेश्चन बनाया गया कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ मसल्स इन मूवमेंट, यानी कि मसल जो हैं वो बोन्स के साथ मिलकर किस तरह से हेल्प आउट करते हैं टू परफॉर्म मूवमेंट। तो मूवमेंट में मसल्स का रोल हमने डिस्कस किया इन लेक्चर नंबर 41। आज बेटा हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, या सिंपली वी कैन से स्केलेटन। डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम और स्केलेटन। एक बात यहाँ पे जो है वो पहले हमने समझनी है, उसके बाद हम टॉपिक की तरफ चलते हैं कि स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। स्केलेटल सिस्टम में हमें इस चैप्टर में जितने भी कंपोनेंट्स उसने बताए हैं, जितने भी हमने पार्ट्स पढ़े हैं, उनमें कार्टिलेज है, उनमें बोन है, ठीक है। इसी तरह से हमने जॉइंट्स भी पढ़े, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स भी पढ़े। फिर हमने मसल्स जो हैं ये आप लोगों ने 9th में पढ़े। बहरहाल मसल सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं इन स्केलेटल सिस्टम। तो अगर जॉइंट्स में, बोन्स में, कार्टिलेज में कोई मसला है तो उसकी वजह से जो डिसऑर्डर्स जन्म लेंगे, जो डिजीज़ जन्म लेंगी, उनको हम बोलेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। जी बेटा, तो हमने डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम को पढ़ना है। ये बिल्कुल उसी तरतीब से है जिस तरह से हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा। फर्स्ट चैप्टर में हमने पहले जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, सारी स्ट्रक्चर्स को हमने स्टडी किया, फंक्शंस की हमने बात की, और बाद में डिसऑर्डर्स की हमने बात की, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। इससे पहले हम सारी चीज़ें जो है वो उसी तरतीब से पढ़ चुके हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर में था, जैसे सेकंड चैप्टर में किडनी के स्ट्रक्चर के हवाले से उसने बात की, फिर फंक्शन की बात की, और देन किडनी डिसऑर्डर्स की बात की। तो बिल्कुल उसी तरतीब से जो है वो सारी स्ट्रक्चर्स को हमने पहले पढ़ लिया और एंड पे उसने डिसऑर्डर्स दे दिए। सो डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, बेटा जो चीज़ें आपकी बुक में मेंशन हैं, जो चीज़ें आपकी बुक में उसने डिस्कस की हैं, जितने डिसऑर्डर्स आपकी बुक में उसने डिस्कस किए हैं, हम भी उतने ही डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। बहरहाल उनको समझने के लिए हम कुछ एडिशनल चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो कि टॉपिक हमने पढ़ना क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा कि डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम जो हैं वो किस टाइप के डिसऑर्डर्स हैं, मतलब किस चीज़ के डिसऑर्डर्स हैं। तो स्केलेटन में जो जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, अगर उनमें कोई मसला आता है, कोई कह लें कि उनमें डीफॉर्मेशन होती है, ठीक है, डीफॉर्मिटी जो है वो डेवलप होती है, तो उसकी वजह से वो जो है डीफॉर्मिटी वो एक्चुअली डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम कहलाएगा, बोन वगैरह जो है। अब आप लोगों ने 9th में, मैं अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले थोड़ी सी बातें ज़रा क्लियर करना चाहता हूँ। आपने 9th में रिकेट की एक डिज़ीज़ पढ़ी, चैप्टर नंबर 8 में रिकेट की एक डिज़ीज़ पढ़ी। इसी तरह से आपने कई एक और डिसऑर्डर्स जो हैं वो चैप्टर 8 में डिस्कस किए, लेकिन मैं रिकेट की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इसका थोड़ा बहुत कंसर्न है इस हमारे टॉपिक से। आपने फिर कई एक डिसऑर्डर्स जो हैं ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन सी और कैल्शियम जो है, इसकी वजह से भी आपने कई डिसऑर्डर्स जो हैं वो पढ़े, जिनमें स्कर्वी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहरहाल रिकेट की तरफ अगर आए हम, तो रिकेट भी बोन की डिफॉर्मिटी है, असल में बोन डिसऑर्डर है। लेकिन वहाँ पे आपने ये देखा कि न्यूट्रिशन की वजह से, ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से या मॉल न्यूट्रिशन की वजह से जो है
ये डिसऑर्डर जो हैं जन्म लेते हैं। अब यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम के बेटा जो डिसऑर्डर्स हैं इनकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, इनकी कॉजेज़ की नेचर क्या हो सकती है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और डिसऑर्डर्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे, उनके सिम्टम्स की बात करेंगे और अगर कोई ट्रीटमेंट जो उसने तजवीज़ किया है, सजेस्ट किया हमें इन चैप्टर, तो हम उसको भी बेटा डिस्कस करेंगे। आज के हमारे लेक्चर के जो की पॉइंट्स बनेंगे, एक तो इसमें आप कह लें कि फ़र्स्ट जो की पॉइंट हम बनाएंगे वो कॉजेज़ की बात करेंगे कि बेसिक कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, उनकी टाइप्स क्या हो सकती हैं कॉजेज़ की। ये आपके लेक्चर का ऑल्दो हिस्सा नहीं है, लेकिन बेटा ये आप कह सकते हैं कि लेक्चर को समझने के लिए, आपके टॉपिक को समझने के लिए ये नहायत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन से की पॉइंट्स बनेंगे, तो दो तरह के डिसऑर्डर्स आपकी बुक में उसने डिस्कस किए हैं। हम उन दो तरह के डिसऑर्डर्स को हम पहले डिस्कस करेंगे। पहली टाइप का डिसऑर्डर जो है उसको उसने कहा है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस। इसी तरह से सेकंड जो है उसने नाम दिया इसको आर्थराइटिस। ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस। और फिर आर्थराइटिस जो है इसको फर्दर उसने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। आर्थराइटिस जो है इसको फर्दर उसने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ऑस्टियो आर्थराइटिस, osteoarthritis, then rheumatoid, rheumatoid arthritis और लास्ट पे गाउट या गाउट आर्थराइटिस। तो ये 3 तरह के डिसऑर्डर जो हैं वो आर्थराइटिस में उसने डिस्कस किए हैं। सो आज हमने इन चीज़ों को जो है वो डिस्कस करना है अपने लेक्चर में बेटा। सबसे पहले कॉजेज़ की हम बात करते हैं। ये हम जो है वो को वर्क में ज़रा देख लेते हैं कि कॉजेज़ क्या हो सकती हैं। को वर्क मैं आपको हमेशा से कहता हूँ ये हमारा सपोर्टिव वर्क है। लेक्चर को समझने के लिए जो भी हम चीज़ें, एडिशनल चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे को वर्क में आएंगी। को वर्क में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉजेज़ के डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम की मेन कॉजेज़ क्या हो सकती हैं। बेटा 3 तरह की कॉजेज़ हो सकती हैं। 3 तरह की कॉजेज़ हो सकती हैं बोन डिसऑर्डर में, कार्टिलेज डिसऑर्डर में या जॉइंट डिसऑर्डर जो है उसमें 3 तरह की। कौन सी? नंबर 1 पे ये जेनेटिक रीज़न हो सकती है कोई। नंबर 2 पे ये कोई न्यूट्रिशनल रीज़न हो सकती है। और नंबर 3 पे बेटा ये कोई हार्मोनल रीज़न हो सकती है। तो 3 कॉजेज़ हैं बेसिकली। कोई डिसऑर्डर डेवलप होता है इन बोन और स्केलेटल सिस्टम, इट मे बी ड्यू टू जेनेटिक इफेक्ट, इट मे बी ड्यू टू न्यूट्रिशनल इफेक्ट, इट मे बी ड्यू टू हार्मोनल इफेक्ट और हार्मोनल कॉज। जेनेटिक की एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक कह लें क्लेफ्ट पैलेट या माइक्रोसेफेली एक डिसऑर्डर है, माइक्रोसेफेली या क्लेफ्ट पैलेट। मैं एक एक एग्जांपल लिखता जाता हूँ। इसके एग्जांपल है हमारे पास क्लेफ्ट पैलेट। आपकी बुक में जो है, आपकी बुक में उन्होंने इसको डिस्कस नहीं किया। ये भी फर्दर कई एक तरह के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। जिनको डिस्कस किया है वो हमारे पास जस्ट 2 मेन हैं, ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस। मैं चूँकि कॉजेज़ समझा रहा हूँ तो अगर आप में से कोई जो है वो फर्दर इसकी डिटेल्स जानना चाहता है तो वो उसको सर्च कर सकता है। क्लेफ्ट पैलेट है, माइक्रोसेफेली है, ये डिसऑर्डर्स हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। फिर इसी तरह से जो बोन डिसऑर्डर या स्केलेटल सिस्टम का जो डिसऑर्डर डेवलप होता है ड्यू टू न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन, तो उनमें एक हमारे पास एग्जांपल है रिकेट।
रिकेट का जो डिसऑर्डर है ये हमारे पास न्यूट्रिशनल कॉज है, यानी कि मेल न्यूट्रिशन की वजह से विटामिन सी जो है, विटामिन सी और विटामिन डी जो है, इनकी कमी की वजह से जो है वो रिकेट का मसला जन्म लेता है। और हार्मोनल कॉज की अगर हम बात करें तो हार्मोनल की वजह से हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस जी बेटा, रिकेट की ही डिसऑर्डर जो है, रिकेट का ही डिसऑर्डर जो है वो न्यूट्रिशनल भी हो सकता है और इवन ये जो है हार्मोनल भी हो सकता है। बहरहाल हमने एक एक एग्जांपल ली। अब मेरे ख्याल में आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इनकी रीज़न्स क्या हो सकती हैं। ये जो है वो जेनेटिक भी हो सकती है, यानी कि पेरेंट्स की तरफ से जो एंसेस्टर लाइनेज है, एंसेस्ट्रल लाइनेज है, यानी कि आबा अजदाद में जो करेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं उनमें किसी किस्म के डिफ़ेक्ट की वजह से जो है वो बोन्स में डिफ़ेक्ट आ सकता है किसी शख्स में। इसी तरह से उसकी डाइट जो है उसमें कमी की वजह से, या कह लें कि डाइट जो है इम्प्रॉपर डाइट की वजह से, बैलेंस डाइट ना होने की वजह से जो है वो हो सकता है कोई डिसऑर्डर, बोन डिसऑर्डर। या फिर लास्ट पे जो है वो हार्मोनल हो सकता है कि उसकी बॉडी में या तो प्रॉपरली कोई हार्मोन जो है वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा, कोई प्रॉपरली हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये 3 बेसिक रीज़न्स हो सकती हैं बेटा। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रीज़न्स की हमने बात पहले कर ली, अब हम इन पे भी अप्लाई करेंगे कि इन पे भी हम अप्लाई करेंगे यही चीज़ें कि किस तरह कौन सा डिसऑर्डर जो है वो इनमें से कौन सी कॉज की वजह से। तो पहले चलते हैं हम जी अपने फर्स्ट डिसऑर्डर की तरफ, दैट इज़ ऑस्टियोपोरोसिस। जी बेटा, ऑस्टियोपोरोसिस नाम से ज़ाहिर है, आप लोगों को याद होगा कि हमने जो बोन के मैच्योर सेल्स थे, हमने कहा वहाँ पे एक सेंटेंस पढ़ा हमने पिछले लेक्चर्स में कि देयर आर मैनी बोन सेल्स, मैच्योर बोन सेल्स आर नोन एज ऑस्टियोसाइट्स। तो ये हमने सेंटेंस पढ़ा कि बोन की बेशुमार जो हैं वो सेल टाइप्स हो सकती हैं, लेकिन उनमें से जो मैच्योर टाइप के जो बोन सेल्स हैं हम उनको ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। अब यहाँ पे भी देखें ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो का वर्ड जहाँ पे आएगा इट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू बोन्स। तो ऑस्टियोपोरोसिस ये डिज़ीज़ कैसी डिज़ीज़ है? ये है, इसको हम ये कह सकते हैं कि इस डिसऑर्डर की वजह से लो डेंसिटी ऑफ बोन्स, यानी कि ये डिसऑर्डर जो है ये एक्चुअली क्या है, लो डेंसिटी ऑफ बोन्स। बोन्स की जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। और बोन की डेंसिटी क्यों कम होती बेटा? इसके पीछे रीज़न है पोरस होने के। बोन्स जो हैं पोरस हो जाती हैं और बोन्स जो हैं उन पर प्रॉपर कैल्शियम और फॉस्फेट आयंस जो हैं वो डिपॉजिट नहीं होते। लेट्स से बेटा ये एक बोन है, तो बोन के ऊपर जो है, लेट्स से ये एक बोन है, तो इसके ऊपर हमें पता है कि बेशुमार जो हैं आयंस वो डिपॉजिट होते हैं और इसकी वजह से ये बोन जो है वो हार्ड हो जाती है। इस बोन में जगह जगह पे जो है वो पोर्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। ये पोर्स क्यों डेवलप होते हैं? यहाँ से कैल्शियम आयंस और फॉस्फेट आयन PO4 3-, ये 2 तरह के आयंस जो हैं ये यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। इसकी रीज़न क्या होती है? इनके रिमूवल की रीज़न क्या होती है? इसके पीछे है बेटा हार्मोन्स। रिमूवल क्यों पॉसिबल होता है? ड्यू टू लैक ऑफ कैल्सिटोनिन। एक ये रीज़न हो सकती है, एंड एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन इन फीमेल।
मेरी बात अब ध्यान से ज़रा समझनी है। ये डिसऑर्डर जो है, इसको दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं लो डेंसिटी ऑफ बोन्स। लो डेंसिटी ऑफ बोन्स, इसकी रीज़न क्या होती है? कैल्शियम और फॉस्फेट आयंस जो हैं, ये जो डिपॉजिट होते हैं, जिसकी वजह से बोन में एक लस्ट्रस शाइन डेवलप होती है बोन के अपर रीजन में। हमने बोन के जो है वो 2 पार्ट्स पढ़े हैं, मतलब 2 टाइप्स पढ़ी हैं, बोन में भी स्पॉन्जी टाइप एंड कॉम्पैक्ट टाइप। तो कॉम्पैक्ट बोन जो है, यानी कि बोन का एक्सटर्नल पार्ट जो कि बोन को रियली कह लें कि हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा है, वो इन आयंस की वजह से है। हमने कार्टिलेज और बोन के दरमियान में डिफरेंस में डिस्कस किया था कि बोन जो हैं दे हैव एक्स्ट्रा मिनरल्स अलॉन्ग विद कोलेजन फाइबर्स, जबकि हमने कार्टिलेज में पढ़ा कि उसका मैट्रिक्स जो है इट इज़ मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर्स, जबकि बोन्स का जो मैट्रिक्स है वो इम्प्रेगनेटेड होता है, यानी कि उसमें फर्दर जो है वो एडिशन होता है कैल्शियम आयंस का और फॉस्फेट आयंस का। दैट्स वाई कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयंस जो हैं ये एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं बोन्स को। अब इसका मतलब ये है कि कैल्शियम और फॉस्फेट जो हैं ये बोन के मैट्रिक्स में शामिल मिनरल्स हैं। अब ये जब रिमूव हो जाएंगे, इनके रिमूवल की रीज़न क्या होती है? ड्यू टू लैक ऑफ कैल्सिटोनिन और एस्ट्रोजन। अब एक दो रीज़न्स और भी उसने आपकी बुक में लिखी हैं कि ये जो डिसऑर्डर है ये ख़ास तौर पर जो है वो ओल्ड एज लोगों में है। ओल्ड एज लोगों में ये डिसऑर्डर जो है वो डेवलप होता है, और उनमें से भी ख़ास तौर पर फीमेल्स में, उनमें से भी ख़ास तौर पर फीमेल्स में। इसकी रीज़न क्या है? फीमेल्स में क्यों? देखें, मेल हजरात के अंदर कैल्सिटोनिन जो है वो प्रोड्यूस होगा, तो फीमेल्स के अंदर भी कैल्सिटोनिन जो है वो प्रोड्यूस होगा। जबकि अगर हम फीमेल्स की बात करें तो उनमें एक एक्स्ट्रा हार्मोन है एस्ट्रोजन, एक एक्स्ट्रा हार्मोन है इस मकसद के लिए, जो कि एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयंस इनटू बोन्स। तो अगर एस्ट्रोजन जो है इसकी कमी हो जाए तो फिर जो है कैल्शियम और फॉस्फेट आयंस जो हैं ये डिपॉजिट नहीं होंगे। इसकी कमी क्यों होती है असल में एस्ट्रोजन की? ख़ास तौर पर जो है वो ख़वातीन में ही ये डिसऑर्डर क्यों होता है? असल में जैसे जैसे आप कह लें कि एज बढ़ती जाती है, ओल्ड एज ख़वातीन जो हैं, ओल्ड एज फीमेल्स जो हैं, उनमें ख़ास तौर पर एस्ट्रोजन की कमी आती जाती है, क्योंकि उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। तो मेन्योपॉज यानी कि 50 और 50+ ईयर्स पे जाके जो है ये कह लें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है स्टॉप हो जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जैसे जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कह लें डिक्लाइन की तरफ जाता है, वैसे वैसे एस्ट्रोजन की कमी आती जाती है। हार्मोन्स जो है वो किस तरह से किस कदर इम्पोर्टेंट हैं, कुछ तो हमने जो है वो पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया बेटा। कुछ चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आप सेकेंड ईयर और फर्दर हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि हार्मोन्स किस कदर ज़्यादा हैं ख़ास तौर पर इन फीमेल्स, और वो किस तरह से कंट्रोल करते हैं डिफरेंट फंक्शंस को। यहाँ पे जस्ट बेटा हमने ये समझना है कि एस्ट्रोजन की कमी क्यों होती है। असल में एज के साथ साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिक्लाइन की तरफ चलता है, इस वजह से एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है। तो जैसे जैसे एस्ट्रोजन की कमी होती है वैसे वैसे जो है वो बोन्स पे कैल्शियम और फॉस्फेट आयन की डेपोजिशन जो है वो रिस्की होती जाती है। ठीक हो गया जी? तो इस वजह से आप कह लें कि एक रीज़न तो कैल्सिटोनिन है और दूसरी जो है वो एस्ट्रोजन है। आपकी बुक में उसने कहा है कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये डिसऑर्डर ये होता है ख़ास तौर पर इन ओल्ड एज पीपल, और फिर उसने कहा है स्पेशली इन फीमेल। ठीक है बेटा, ये ज़रा याद रखनी। एक तो इसका मतलब फिर ये भी है कि ओल्ड एज की बात की जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि मेल और फीमेल जो हैं उनमें एज फैक्टर भी है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है कैल्शियम आयंस और फॉस्फेट आयंस जो है उनकी डिपोजिशन कम होती जाएगी। अब ऑस्टियोपोरोसिस की सिर्फ एक रीज़न नहीं है यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हार्मोनल कॉज आ रही है।
सिर्फ एक रीज़न नहीं है, यहाँ पे डाइट भी है। तो मैं कॉजेज़ की अब बात करने लगा हूँ कि इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं बेटा। ऑस्टियोपोरोसिस की कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, इनको हम एनलिस्ट कर लेते हैं। एक, फिर हम सिंपली हम कह सकते हैं एक कॉज इनमें हार्मोनल है। पहली कॉज हार्मोनल है, इट मे बी ड्यू टू हार्मोनल कॉज, और हार्मोनल ख़ास तौर पर एस्ट्रोजन इन फीमेल्स एंड कैल्सिटोनिन इन मेल्स एंड फीमेल। और दूसरी तरफ डाइट है। पहले हम लिख लेते हैं एज, और फिर है जी डाइट। डाइट में ख़ास तौर पर बेटा लैक ऑफ प्रोटीन, विटामिन डी, प्रोटीन एंड विटामिन डी एंड सी। विटामिन सी और डी जो है इसकी कमी की वजह से, अगर डाइट में विटामिन डी कम है, विटामिन सी कम है, प्रोटीन कम है, तो इस वजह से जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस का डिसऑर्डर हो सकता है। अब हम इसको कंपाइल करते हैं और नेक्स्ट हम चलते हैं। मैंने कहा ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये असल में लो डेंसिटी ऑफ बोन्स डिसऑर्डर है। लो डेंसिटी क्यों होती है कि जितने आइंस पहले से डिपॉजिट हैं, इसको ज़रा अब और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से ये बोन की एक साइड है, मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ डिफरेंट टाइप के आइंस। हम यहाँ पे शो कर देते हैं, लेट्स से इसको लस्ट्रस बनाया हुआ था इन आइंस ने डिपॉजिट होके। ये आइंस यहाँ पे बेटा डिपॉजिट थे जिन्होंने इसको कवर किया हुआ था हर साइड से। तो ये आइंस जो हैं इस तरह से डिपॉजिट हैं। अब एस्ट्रोजन की कमी की वजह से, डाइट जो है उसमें मेलन्यूट्रिशन की वजह से, विटामिन सी डी की कमी की वजह से, किसी भी रीज़न से ये डिपोजिशन जो है ये कम पड़ जाए इस तरह से, तो डेफिनेटली इसमें बेटा पोर्स डेवलप हो जाएंगे। इस वजह से ये आइंस जब यहाँ से रिमूव होंगे तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी, पोर्स बनेंगे, डेंसिटी कम होगी। इसीलिए पोरोसिस का वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस। इन पोर्स की वजह से अब आप ज़रा यहाँ पे देखें तो आइंस कम हो गए। आइंस के कम होने की वजह से डेफिनेटली इसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी बोन की। तो आइंस के कम होने की वजह से, आइंस के फर्दर डेपोजिशन ना होने की वजह से, आइंस के रिमूवल की वजह से डेंसिटी ऑफ बोन जो है ये डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये है जी ऑस्टियोपोरोसिस। अब ऑस्टियोपोरोसिस जो है इसकी रीज़न्स में मेन रीज़न जो है वो हार्मोन्स हैं, जिनमें ख़ास तौर पर कैल्सिटोनिन और एस्ट्रोजन है। आपकी बुक में उसने कैल्सिटोनिन की बात नहीं की, लेकिन हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था कैल्सिटोनिन जो है ये डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम आइंस ऑन बोन्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल है। फिर उसने कहा है कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये मेनली ओल्ड एज पीपल में होता है, स्पेशली इन फीमेल। तो फीमेल में ही क्यों, ये भी हम रीज़न जो है वो देख चुके हैं कि फ़ीमेल्स में असल में मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड हार्मोन दैट इज़ एस्ट्रोजन जो है ये विद द डिक्लाइन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल ये साथ साथ जो है इसकी भी कह लें कि सिचुएशन, इसकी भी सेक्रीशन जो है वो कम होती जाती है एस्ट्रोजन की। फिर हमने कॉजेज़ की बात की बेटा, 3 तरह की कॉजेज़ हो सकती हैं। दे मे बी हार्मोनल, दे मे बी एज रिलेटेड, दे मे बी डाइट। तो ये हमने देख लिया। इसके बाद चलते हैं हम इसमें एक आखिरी चीज़ और मैं ऐड कर दूं। ऑस्टियोपोरोसिस में बोन्स जो हैं वो टेढ़ी भी हो जाती हैं। रिकेट में भी बोन टेढ़ी हो रही हैं, ऑस्टियोपोरोसिस में भी बोन्स जो हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं। ख़ास तौर पर वो जो कि वेट बेयरिंग होंगी, वेट बेयरिंग बोन्स जो हैं वो टेढ़ी हो जाएंगी, और रिकेट में भी यही हो रहा है। रिकेट और चीज़ है, वो जस्ट न्यूट्रिशनल कॉज की वजह से होती है। रिकेट का डिसऑर्डर जो है जो आपने 9th में पढ़ा। ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये हार्मोनल कॉज की वजह से, ख़ास तौर पर डाइट की वजह से भी हो सकता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा सेकंड डिसऑर्डर की, दैट इज़ आर्थराइटिस।
ऑर्थराइटिस, आप लोगों ने एक टर्म एक यूज़ की थी, हमने पढ़ी है इस चैप्टर के स्टार्ट में, जब हमने इंट्रोडक्शन किया स्केलेटन क्या होता है वगैरह वगैरह, वहाँ पे मैंने आर्थ्रोपोड्स का वर्ड इस्तेमाल किया कि एक्सोस्केलेटन जो है इट इज़ प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स जॉइंटेड लेग एनिमल्स। तो ये आर्थराइटिस से भी आपको कुछ अंदाज़ा हो रहा होगा, इट मीन इट इज़ लाइक रिलेटेड टू जॉइंट्स। तो जॉइंट रिलेटेड डिसऑर्डर जो है आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस एक्चुअली क्या है, ये इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स है। इसको सिंपली वी कैन से इट इज़ इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स। इसको हम सिंपली कह सकते हैं ये जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन का नाम है। अब आर्थराइटिस जो है इसको फर्दर उसने डिवाइड किया है, लेकिन इसकी हम कह लें कि पहचान ज़रा देख लेते हैं कि आर्थराइटिस जो है ये असल में है क्या चीज़। पहले हमने कहा कि ये जॉइंट रिलेटेड डिसऑर्डर है और ये क्या है, इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स। तो इसको फर्दर ज़रा देखते हैं। आर्थराइटिस जो है इसकी कह लें कि पहचान क्या हो सकती है। इसकी सिम्टम में बेटा दो चीज़ें उसने मेंशन की हैं यहाँ पे। एक उसने कहा है स्टिफनेस एट जॉइंट्स एंड, और दूसरी उसने कहा है पेन। तो जॉइंट्स पे पेन और स्टिफनेस जो है, जॉइंट का अकड़ जाना, जॉइंट्स पे उनको ख़ास मूव करवाने पे जो है वो पेन का होना, ये आर्थराइटिस की पहचान है, ये सिम्टम्स हैं मेन। अब आर्थराइटिस की बेशुमार टाइप्स हो सकती हैं। आपकी बुक में उसने जस्ट 3 टाइप्स जो हैं वो डिस्कस की हुई हैं। वैसे इसकी करीबन 100 के करीब डिफरेंट टाइप का आर्थराइटिस जो है वो हो सकता है। अब आर्थराइटिस का जो डिसऑर्डर है उसमें 3 उसने डिस्कस किए हैं। सबसे पहले उसने ऑस्टियो आर्थराइटिस की बात की है। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो गलती कर जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है बोन डिसऑर्डर्स के हवाले से, तो वो ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है इन दोनों को मिक्सअप कर देते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये मेन डिसऑर्डर है, ये अलग नेचर का है। अब आर्थराइटिस की एक टाइप है, कह लें कि सब टाइप है एक ऑस्टियो आर्थराइटिस। ये हमने देखा है 2 मेन टाइप्स हैं, ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस। ऑस्टियोपोरोसिस सिंगल डिसऑर्डर है जो आपकी बुक में उसने डिस्कस किया है। आर्थराइटिस की फर्दर 3 टाइप्स हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस। अब ये देखें, इन दोनों चीज़ों को स्टूडेंट्स जो है वो मिक्सअप कर देते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस। ये ज़रा जहन नशीन फरमाना है कि ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है ये आर्थराइटिस की सब टाइप है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आर्थराइटिस जो है इसकी 3 टाइप्स आपकी बुक में उसने डिस्कस किए हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस, फिर उसने डिस्कस किया है जी रूमाटाइड आर्थराइटिस, और एंड पे गाउट आर्थराइटिस या जस्ट गाउट हम बोलते हैं। तो 3 डिसऑर्डर जो हैं वो डिस्कस किए हैं रिलेटेड टू आर्थराइटिस। तो मेनली आर्थराइटिस जो है ये इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स है, स्टिफनेस एंड पेन इसके सिम्टम्स हैं। इनके लिए पेन किलर्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। अब इनकी सब टाइप्स की तरफ आते हैं। इसकी फर्स्ट सब टाइप है हमारे पास ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस, यहाँ पे वर्ड उसने इस्तेमाल किया ऑस्टियो बोन, आर्थराइटिस जॉइंट। आर्थराइटिस जॉइंट रिलेटेड डिसऑर्डर, इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स, यानी कि यहाँ पे 2 चीज़ें आ गई हैं, ऑस्टियो भी और आर्थराइटिस, यानी कि 2 चीज़ें आ गई हैं, बोन भी और जॉइंट इन्फ्लेमेशन भी। तो इससे क्या मुराद है? ये असल में है, इसकी रीज़न क्या है, पहले इसकी तरफ चलते हैं। ये है असल में डीजनरेशन इन कार्टिलेज एट जॉइंट्स। जॉइंट्स पे मौजूद कार्टिलेज जो है उसकी डीजनरेशन का नाम है ऑस्टियो आर्थराइटिस।
ये आप कह सकते हैं तीनों जो डिसऑर्डर्स दिए गए हैं इनकी तरतीब कुछ यूँ है कि सबसे कह लें कि लो ग्रेड जो है वो गाउट है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ये उतना ही ज़्यादा सीवियर डिसऑर्डर है। इसका मतलब ये है कि आर्थराइटिस की टाइप में सबसे ख़तरनाक जो है, सबसे मोहलिक जो है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस को कंसीडर किया जाता है। अब लेट्स से ये इससे क्या मुराद है, ये दो बोन्स हैं, लेट्स से ये बेटा दो बोन्स हैं, बोन्स के ऊपर मौजूद है कार्टिलेज। लेट्स से मैं यहाँ पे रेड कलर से शो कर देता हूँ कार्टिलेज को। इन बोन्स के ऊपर जो है यहाँ पे कार्टिलेज मौजूद है। हमें पता है लॉन्गर बोन्स जो हैं उनके एंड्स पर मौजूद होती है कार्टिलेज। तो ये कार्टिलेज है लेट्स से दोनों बोन्स। अब इस कार्टिलेज की वजह से फ्रिक्शन एक तो कम होती है, ठीक है जी, और दूसरा बोन को सपोर्ट भी मिलती है, ठीक। अब वो ये कह रहा है डी जनरेशन इन कार्टिलेज एट जॉइंट्स। तो जो जॉइंट्स पे दोनों बोन्स के दरमियान में जो कार्टिलेज है, यानी कि दोनों बोन्स की कार्टिलेज जो है, बोन 1 बोन 2, दो बोन्स हैं हमारे पास, बोन 1 और बोन 2, दोनों के दरमियान में जहाँ पे जॉइंट है, कह लें जहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट है जिसको हम जॉइंट का नाम देते हैं, उस पे मौजूद कार्टिलेज अगर ख़त्म हो जाए तो इसकी वजह से ये दोनों बोन्स जो हैं इन सीवियर केसेस ये दोनों बोन्स आपस में जॉइन हो जाती हैं, फ्यूज़ हो जाती हैं। सो यहाँ से डी जनरेशन ऑफ कार्टिलेज की वजह से फ्यूजन हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ बोन्स, एंड्स ऑफ बोन्स। तो इनके फ्यूजन की वजह से, एंड्स ऑफ बोन्स के फ्यूजन की वजह से ये जॉइंट्स जो हैं ये स्टिफ हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। जॉइंट्स का मकसद क्या होता है, मतलब क्या होता है, मूवमेंट को अलाउ करवाना। अब लेट्स से ये यहाँ से कह लें एल्बो जॉइंट जो है ये फिक्स हो जाए, स्टिफ हो जाए, इन दोनों बोन्स के दरमियान जो है वो कह लें कि कनेक्शन डेवलप हो जाए स्टिफनेस का, और यहाँ से कार्टिलेज ख़त्म हो जाए, तो फिर जो है इसको इस तरह से मूव नहीं करवाया जा सकता, ये यहाँ पे स्टिफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये जब इसमें स्टिफनेस डेवलप हो रही होती है, जब इनमें कनेक्शन डेवलप हो रहा होता है, तो इनकी मूवमेंट जो है वो खो जाती, जॉइंट जो है वो अलाउ नहीं करता मूवमेंट, क्योंकि वहाँ पे ना तो कार्टिलेज बाकी रही है और ये बोन्स आपस में फ्यूज़ होती जा रही हैं। बोन्स की फ्यूजन की वजह से ये जॉइंट जो है ये ब्लॉक हो जाएगा और फर्दर मूवमेंट को अलाउ नहीं करेगा, ठीक होगा जी। तो ये है जी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सीवियर केस है। इन सीवियर केसेस बोथ बोन्स में बी ज्वाइन टुगेदर, तो फ्यूजन जो है इनका हो सकता है इन सीवियर केसेस। अदरवाइज़ जो कह लें कि नॉर्मल सिचुएशन में यहाँ पे पेन होगा, स्टिफनेस होगी और पेन होगा, लेकिन अगर सीवियर केसेस की हम बात करें तो इन सीवियर केसेस एंड स्टेज ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये ब्लॉक हो जाएगा बिल्कुल ही। तो बोन्स आपस में ज्वाइन हो जाएंगी, फ्यूज़ हो जाएंगी और जॉइंट वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब जॉइंट के ख़त्म होने की वजह से जो है वो इनकी मूवमेंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। तो ये है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है इसको ट्रीट करने के लिए कई एक पेन किलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम, नेक्स्ट है हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सेकंड डिसऑर्डर है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। मैं जस्ट यहाँ पे रूमेटॉइड लिख रहा हूँ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये क्या चीज़ है, ये आपकी बुक में उसने लिखा है। इसको अगर हमने पहचानना है, इसको डिफ़ाइन करना है, सिंपली वी कैन से इट इज़ इन्फ्लेमेशन of membranes at joint। जॉइंट्स पे मौजूद मेम्ब्रेन्स जो हैं उनकी इन्फ्लेमेशन का नाम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब इसमें उसने कुछ सिम्टम्स दी हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है इसकी सिम्टम्स क्या हो सकती हैं, इसको कैसे पहचाना जा सकता है। इसके कुछ सिम्टम्स दी हुई हैं जिनमें पेन है, लो ग्रेड फीवर है,
एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जॉइंट स्टिफनेस है तो फिर इसका ट्रीटमेंट भी उसने आगे जो है वो डिस्कस किया। वही जो हमने आर्थराइटिस के लिए जो मेन कह लें कि मेडिसिन्स की मैंने जिक्र किया पहले, तो वही जो है इनके लिए भी, रूमेटाइड के लिए भी इस्तेमाल की जा रही हैं। कौन सी? एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और साथ पेन किलर्स। जी बेटा, ये हमारे पास 2 डिसऑर्डर जो हैं वो कंप्लीट हो गए। अब लास्ट पे हमारे पास रह गया है गाउट। गाउट क्या चीज़ है, इसको बेटा हम उधर ही डिस्कस कर लेते हैं। हेडिंग ऑलरेडी लिखी हुई है, हम इसको 3rd टाइप के तौर पर यहाँ पे ही हम डिस्कस कर लेते हैं। ये है हमारे पास नंबर 3 पे बेटा, गाउट। गाउट, आर्थराइटिस या जस्ट गाउट, ये क्या है? इसको वो कह रहा है ये असल में है एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स एट जॉइंट्स। यहाँ पे उसने कहा है स्पेशली टो जॉइंट्स, यानी कि पाँव की उंगलियां जो हैं उनके जॉइंट्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, उनमें असल में एक्यूमुलेशन हो जाती है यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की। ये बात ज़हन नशीन फरमानी है कि यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो हैं ये डिपॉजिट हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं इन जॉइंट्स, और इसकी वजह से जो है वो स्टिफनेस आती है जॉइंट्स में, और गाउट की वजह से भी जो है वो लो ग्रेड फीवर और उसी तरह से जो है पेन जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। तो गाउट की भी ये पहचान है। इसके लिए भी जो है गाउट के लिए डॉक्टर हजरात जो हैं वो तजवीज़ करते हैं कि जी प्रोटीन कंटेनिंग जो फूड है, डाइट है, उसको कम कर दिया जाए। जैसे कि ख़ास तौर पर जो है वो मीट प्रोटीन जो है उससे अवॉइड करने के लिए डॉक्टर हजरात कहते हैं उसमें यूरिक एसिड जो है बढ़ जाता है उसकी वजह से। ऐसा क्यों होता है? असल में बेटा प्रोटीन कंटेनिंग जो फूड है, प्रोटीन कंटेनिंग जो डाइट है, उसमें अमाइनो एसिड्स हैं और हर एक अमाइनो एसिड में मेनली अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है। आप लोग इन डिटेल जो है वो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। NH3 ये है बेटा अमोनिया, ठीक है। इसकी कह लें कि रेजिडुअल फॉर्म जो है दैट इज़ अमाइनो ग्रुप। ये अमाइनो ग्रुप जो है मौजूद होता है। तो बेटा अमाइनो एसिड जो हैं वो हर एक कह लें कि प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल है, और अमाइनो एसिड में हर एक अमाइनो एसिड में ये अमाइनो ग्रुप मौजूद है। और अमाइनो ग्रुप्स जो हैं इनकी कह लें एक्सक्रीटरी फॉर्म जो है जिसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाना चाहिए वो असल में अमाइनो फॉर्म में नहीं होती, बल्कि इसको मॉडिफाई किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, ठीक है जी। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, यूरिया यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि अमाइनो ग्रुप जो है इसकी मॉडिफाइड फॉर्म और लेस टॉक्सिक फॉर्म जो है वो हमारे पास यूरिया यूरिक एसिड है। तो इस फॉर्म में इनको कन्वर्ट किया जाता है और फिर जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाता है। अब जब यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो हैं वो डिपॉजिट होंगी जॉइंट्स के अंदर, तो फिर जो है वो गाउट का डिसऑर्डर जो है वो डेवलप होगा। इसमें भी उसी तरह से जॉइंट जो हैं वो स्टिफ हो जाएंगे। मूवमेंट जो है अगर मूव करवाएंगे वहाँ पे तो जॉइंट्स जो हैं वो अलाउ तो करेंगे मूवमेंट, लेकिन जो है वो पेन फील होगी। सो आज हमने बेटा डिस्कस किया लेक्चर नंबर 41 में डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, और उसमें हमने मेनली 2 डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया, ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस। और फिर आर्थराइटिस की हमने फर्दर 3 टाइप्स, ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट आर्थराइटिस या गाउट जो है इसको हमने डिस्कस किया। ये आपके चैप्टर नंबर 13 का लास्ट टॉपिक था। आई होप सो कि चैप्टर नंबर 13 भी आपको जो है वो कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा, और आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी कर लिया होगा। अभी हमारा जो अगर 50% की बात करें तो 50% सिलेबस में बेटा हमारा जस्ट लास्ट चैप्टर रह गया रिप्रोडक्शन का, वो भी हाफ चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स तक जो है
ये हम पढ़ेंगे। बिफोर पोलिनेशन जो है वो हम पढ़ेंगे, ये हमारा 50% सिलेबस होगा। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ चैप्टर लेक्चर नंबर 42 में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी बेटा आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझना है। लेकिन ये चैप्टर जो कि आपका कंप्लीट हुआ है, चैप्टर तो ऑल दो छोटा सा है, लेकिन इसमें सारे टॉपिक जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेशुमार मरतबा जो है वो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। इवन गाउट, व्हाट इज़ गाउट पूछा गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये क्या है, फिर कंपैरिजन के हवाले से जो है पूछा गया ऑस्टियो आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये जो मैंने आपको एक कह लें आपकी तवज्जो दिलाई एक मसले की तरफ कि ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है इन दोनों को मिक्सअप कर जाते हैं अक्सर स्टूडेंट्स, तो इसको ज़रा आपने जहन नशीन फरमाना है। और आर्थराइटिस क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, ये कह लें कि सेपरेटली शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर जो है वो पूछा गया। फिर ऑस्टियोपोरोसिस जो है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर जो है वो पूछा जा चुका है पिछले एग्ज़ाम्स में। तो ये चैप्टर सारा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल दो फ्यू पेजेस का है ये चैप्टर, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है इंशाल्लाह अज़ीज़। और आप इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 42 के साथ में फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।